हाय एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है आपको कहीं और मिलने वाला है नहीं, ये आपको पता लग जाएगा एग्जाम भी लर्निंग एक्सपीरियंस में। इस वीडियो में बात करेंगे चाइना में क्या हो रहा है। ये पहले तो इनने कोविड-19 से दुनिया की बैंड बजाई, अब ये इन्फ्लेशन में कहाँ अमेरिका की नींद खराब कर रहे हैं और इंडिया भी कौन सा इस अफेक्ट से अछूता रहने वाला है। चाइना क्या पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला है ये डिफ्लेशन को, और डिफ्लेशन होता क्या है, सारी बात समझेंगे इस वीडियो में। चाइना की स्टोरी, चाइना का डिफ्लेशन। चाइना में जो इन्फ्लेशन है कि जो बाकी कंट्री से अगर आप कंपेयर करेंगे बहुत नीचे पहुंच गया, और नीचे इतना जो डिफ्लेशन के लेवल तक आ गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 0.2% ईयर ऑन ईयर गिरा, और प्रोड्यूसर प्राइस जो है वो 13 कंजिक्यूटिव मंथ में गिर के जो है 2.6% ईयर ऑन ईयर गिरा है, अगेन से 2.7% डिक्लाइन फोरकास्ट बाय द इकोनॉमिस्ट। और लाइव स्टॉक और मीट का जो प्राइस है वो 17.9% गिरा ओवरऑल। पॉर्क प्राइस जो है 30% गिरा है। नॉन फूड प्राइसेस थोड़ा सा 0.7% बढ़े हैं। देखिए सीपीआई की हालत चाइना में। अब पहले समझ लीजिए डिफ्लेशन होता क्या है। ये है गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में डिक्लाइन, कम होना। जैसे इन्फ्लेशन में पढ़ा था कि प्राइस जब बढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के तो वो होता है इन्फ्लेशन, जिसको मुद्रास्फीति बोलते हैं, और डिफ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं अपस्फीति। यहाँ पे आपको लगेगा ये तो बढ़िया हो गया, प्राइस कम हो गए तो लोग अब ज्यादा खरीद सकते हैं और आपके पास जो पैसा है उसकी वैल्यू तो बढ़ गई। लग रहा है ना ऐसा, तो वही तो बढ़िया है। बढ़िया है या ये खराब है, क्या सोच रहे हैं? आपको तो लगेगा कि नहीं यार ये तो अच्छा ही है, अब चीज़ें सस्ती हो गई, आई कैन बाई मोर प्रोडक्ट, ज़्यादा मोबाइल खरीद सकता हूँ, ज़्यादा कंप्यूटर खरीद सकता हूँ, ज़्यादा पिज़्ज़ा खा सकता हूँ, तो ये परेशान क्यों हो रहे हैं हम चाइना में डिफ्लेशन हो गया तो। भाई देखिए कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं जो हमने बात की अभी आपने समझा, लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट क्या है भाई। अगर प्रोड्यूसर जो बिजनेस वाला है उसको मालूम है कि अब मुझे अपने सामान की कीमत मिलेगी कम, तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा? उसको लो कॉस्ट में चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। अगर लो कॉस्ट में चीजें प्रोड्यूस करनी है तो भाई वो लोगों की सैलरी कम करेगा या लोगों को जॉब से निकालेगा। समझो इस विशियस साइकिल को। अब देखिए लोगों को लग रहा है कि प्राइस कम होने वाला है, मुझे एक मोबाइल फोन खरीदना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं अगले महीने खरीदूंगा तो 2000 रुपये सस्ता मिलेगा, फिर मैं क्यों खरीदूंगा अभी, आई विल वेट। और मैंने अपना खर्चा पोस्टपोनमेंट कर दिया तो भाई जो इन्वेंट्री है वो हो गई पाइल अप। जो मोबाइल कंपनी थी, सपोज मैं OnePlus का लेने वाला था या मैं सैमसंग का लेने वाला था, अब उनका स्टॉक जो है बढ़ गया। अब खरीदने वाला खरीदार खरीद नहीं रहा, उनकी इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है। क्या करेंगे? अपना भाई प्रोडक्शन कम करेंगे, माल पुराना हो गया गोदाम में रख के तो क्या ही करना उसका। इसके चलते होगा इन कंपनियों में जॉब लॉस। अब प्रोडक्शन हो नहीं रही है, वहां फैक्ट्री में बैठे हुए हैं वर्कर खाली, तो भाई निकालनी पड़ेंगे, कब तक सैलरी देंगे? और जब उनकी जॉब लॉस होगी तो जब लोगों को नौकरी से निकालेंगे तो वो लोग और कैसे खरीदारी करेंगे? उनके पास तो पैसा ही कम है ना। अब उनकी लैक ऑफ एबिलिटी हो गई। पहले तो विलिंगनेस कम थी, अब विलिंगनेस कम थी, जहां लगा कि यार ये डिफ्लेशन होने वाला है वहां पे एबिलिटी ही कम हो गई। तो जब प्राइस यहाँ गिरते हैं तो लोग अपनी स्पेंडिंग को पोस्टपोन करते हैं, लोग स्पेंडिंग को पोस्टपोन करते हैं तो कंपनीज लोगों को जॉब से निकालती है और उसके चलते लोगों की स्पेंड करने की एबिलिटी ही कम हो जाती है। ये है विशियस साइकिल। और अगर आपने ये जो आई बटन पे दिए हुए वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए, आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और बेटर समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि कारण क्या है डिफ्लेशन के। देखिए मनी सप्लाई, पैसे की सप्लाई अगर कम हो गई तो जो हमने बोला लोगों को नौकरी से निकाल दिया तो उनके पास पैसे कम हो गए, वो कैसे खरीदेंगे? गवर्नमेंट जो है नॉर्मली मनी सप्लाई करती है, मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप समझते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, खर्चा करती है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, या जॉब क्रिएट करती है। जब आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा खर्चा करोगे, ऑब्वियस सी बात है, सैलरी ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा खर्चा कर पाओगे, लेकिन कम होगी तो कम ही खर्चा कर पाओगे तो डिमांड कम हो जाती है। दूसरा डिफ्लेशन होता है सप्लाई साइड से, कि आपके यहाँ पे ओवर सप्लाई हो गई। इन्फ्लेशन जैसा है, सप्लाई साइड डिमांड साइड सेम। तो यहाँ पे क्या है, ओवर प्रोडक्टिविटी हो गई। भाई इस बार टमाटर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो टमाटर के दाम तो गिरने ही है। सेम वे अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया मोबाइल फोन का तो उनके दाम भी गिर जाएंगे। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करता है और ओवर सप्लाई क्रिएट कर देता है, उससे भी डिफ्लेशन होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, एक डिमांड साइड है जो मनी से रिलेटेड है और एक सप्लाई साइड है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। यही दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं डिफ्लेशन को भी क्रिएट करने के लिए। अगर डिमांड डिक्रीज करेगी तो प्राइस गिर जाएंगे
और सप्लाई इंक्रीज करेगी तो भी प्राइस गिर जाएंगे। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करना है एक पॉलिसी मेकर्स द्वारा। और ज्यादातर केस में देखा गया है जो ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है डिक्रीज इन डिमांड के चलते, क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट करने रहते हैं कि भाई अब तो प्राइस गिरने वाले हैं तो अब मैं नहीं खरीद रहा हूँ। चाइना में क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ एक्चुअली। पहले तो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई रिसेंट टाइम में चाइना में, उसका असर आया। रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आया चाइना के डिफ्लेशन में, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे कंट्रीज ने रशिया पर लगाए रेस्ट्रिक्शंस, उसके चलते चाइना और रशिया में भी जो ट्रेड है, जो व्यापार है वो कम हो गया। रशियन रूबल की तो वैल्यू बहुत गिर गई क्योंकि उस पर भरोसा ही उठ गया लोगों का, तो रशिया से इंपोर्ट करना और मुश्किल हो गया, डेट रिपे करना मुश्किल हो गया, और एनर्जी प्राइस जो है पूरे दुनिया में बढ़ गए थे। अभी जो इजराइल पैलेस्टीन रिसेंट टाइम में चल रहा है उसके चलते भी एनर्जी प्राइस बढ़ रहे हैं, आप लगातार सुन रहे होंगे। और वॉर के चलते जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ उसके चलते भी एनर्जी प्राइस बढ़े। एनर्जी प्राइस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। इनके प्राइस बढ़ने से सारी चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का आज भी मैक्सिमम काम क्रूड ऑयल के चलते होता है। उसके बाद मिलिट्री असिस्टेंस जो रशिया को दी उसके चलते चाइना और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स उनमें टेंशन बढ़ गई, और वेस्ट कंट्रीज ने भी उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, चाइना पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए। दूसरा इंपॉर्टेंट है कोविड। ये जब कोविड आया तो भाई सबको मालूम है शुरुआत तो चाइना में ही हुई थी, वुहान से फैला पूरी दुनिया में, तो उसके बाद भी चाइना की इमेज बहुत खराब हुई है और चाइना पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए डेवलप्ड वर्ल्ड द्वारा। यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुआ। ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे उसके टाइम में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, टैरिफ बैरियर्स लगाए थे, $34 बिलियन अमाउंट का टैरिफ लगाए गए थे, और सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज डन बाय चाइना अगेंस्ट यूएस। लेकिन यूएस क्योंकि बड़ी इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी है और बेटर कनेक्टेड है, उसका ट्रेड बहुत सारे कंट्रीज के साथ होता है, तो यूएस से ज्यादा नुकसान इसमें चाइना को हो गया। एक और इम्पोर्टेंट रीजन रहा चाइना की एजिंग पॉपुलेशन। अब वहां पर लोग बुढ़े होते जा रहे हैं तो वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रही है। उनकी चलती थी 35 साल से वन चाइल्ड पॉलिसी, वो उन्होंने खत्म करी 2016 में, और अब अलाउ किया है कि एक कपल के 3 बच्चे तक हो सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रहता है क्योंकि ये जॉब भी दिलाता है। अब यहाँ पे रिपल इफेक्ट क्रिएट हुआ, जब रियल एस्टेट में प्राइसेस गिरे तो उसके बाद डिमांड और कम हो जाती है, ओवर सप्लाई होती है, इन्वेंट्री पाइल अप होती है, जो विशेष साइकिल में हम पढ़ रहे थे। और ये टिपिकली देखने को मिला रियल एस्टेट में, क्योंकि पहले वहां पे चाइना लोगों को एनकरेज कर रहा था कि आप हाउस में इन्वेस्ट करो। अगर आप हिस्ट्री देखोगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वो एनकरेज कर रही थी और वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने घर खरीदने शुरू कर दिए, जिसके चलते नई जॉब आई लोगों को। लेकिन जब 2015 में इंटरेस्ट रेट टाइट हुए, उसके बाद अब इंटरेस्ट रेट जब टाइट हो मतलब बढ़ जाते हैं इंटरेस्ट रेट, तो उसके बाद आपको ईएमआई की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ये मार्केट कूल डाउन होना शुरू हुई। अब लोगों की ईएमआई का बर्डन बढ़ गया, ईएमआई का बर्डन बढ़ा तो लोगों ने कम लेना शुरू किया, तो प्राइस गिर गई, तो बिल्डर्स ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। तो रियल एस्टेट में जो ये लॉस हुआ है वो चाइना की इकोनॉमी को हिट किया है। और एक इंपॉर्टेंट रीजन, चाइना ने जो अपनी टेक कंपनीज पे क्रैक डाउन किया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसने जैक मा की शक्ल याद है, बहुत दिनों से दिखे ही नहीं होंगे आपको मीडिया में वो, तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशंस किए, बहुत सारी कंपनीज इंक्लूडिंग बाइडेंस, अलीबाबा, टेंसेंट और इतने सारे इन्वेस्टिगेशन किए एड टेक कंपनीज, तो वहां पे लगभग बंदी कर दी उन्होंने, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए रिलेटेड टू डेटा, रिलेटेड टू डूइंग फिनटेक काइंड ऑफ बिजनेस। उससे चाइना की मार्केट पे भरोसा उठ गया लोगों का और चाइना में इन्वेस्टमेंट हुई कम, एफडीआई कम हुई और चाइना की इकोनॉमी को नुकसान हुआ। अब अगर हम बात कर लें कि भाई चाइना के डिफ्लेशन से इंडिया को क्या फर्क पड़ा, तो हमारे लिए की पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, हमारे लिए हो गया इंपोर्ट कंपैरेटिवली सस्ता, क्योंकि अब चाइना में माल सस्ता है तो हमको भी सस्ते में मिलेगा। उसके चलते हमारी इनपुट कॉस्ट, जिन चाइनीज माल को मंगा के हम और आगे प्रोडक्शन करते हैं, जो चाइनीज मटेरियल हमारे लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, वो सस्ता हो गया, तो इनपुट कॉस्ट कम हो गई और इंडिया के फेवर में हो गया ट्रेड बैलेंस। क्योंकि अब जो चाइनीज गुड्स के लिए आपको बिल पे करना है, अगर पहले $100 करना था तो हो सकता है आपका काम आज $90 में हो जाए, तो जो $100 मिलियन करना था वो $90 मिलियन हो गया, क्योंकि चाइनीज माल सस्ता हो गया, तो इंडिया के फेवर में है। निगेटिव ये रहा एक्सपोर्ट कंपटीशन, चाइना का माल सस्ता है दुनिया में, तो भाई अगर यूनाइटेड स्टेट्स वाले को खरीदना है वो चाइना से नहीं खरीद लेगा, आपसे क्यों खरीदेगा। अगर उन्हें मोबाइल फोन वहां भी बनता है यहाँ भी बनता है, चाइना में सस्ता बन रहा है तो वहां से ले लेंगे ना,
तो एक्सपोर्ट कंपटीशन, इंपोर्ट डंपिंग। अब माल सस्ता है, डंपिंग क्या होती है, माल इसको ठोकना बोलते हैं मार्केट में, अब डंप कर दिया आपने। तो चाइना का माल सस्ता है, अब लाएंगे वहाँ से लोग उठा के मार्केट में डंप कर देंगे। तो उसके लिए हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रही हैं उनको नुकसान होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लोज, क्योंकि दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट चाइना की ओर जा रहा था, चाइना पे भरोसा उठ गया, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, डेवलप कंट्रीज वालों को, कि यार कल को इंडिया में भी ऐसा हो गया तो भरोसा जो टूटता है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होता है, करेंसी इफेक्ट होता है कि जो चाइना का सेंट्रल बैंक है नोटोरियस है। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प तो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि यार तुम अपने करेंसी को कितना डेवुलेट करते रहोगे। तो ये करते क्या है, सेंट्रल बैंक जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वहां पर पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना है, तो उन्होंने अपनी करेंसी की वैल्यू कर दी कम। अब डिफ्लेशन से लड़ने के लिए कुछ तो करना है उनको, तो वो करेंसी इफेक्ट जो होगा, जब उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, उनके कंपेरिजन में इंडिया का रुपया लगेगा स्ट्रांग, और स्ट्रांग रुपये होने का मतलब आपकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हो गई कम। कमोडिटी प्राइसेस सेम, अगर प्राइस कम होंगे, चाइना में डिफ्लेशन होने की वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। आपको और कोई प्रश्न पूछने हैं, प्लीज आस्क इन द कमेंट। ये बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है और आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वी आर हियर टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर because of the crisp content and flipped classroom approach, the questions which are matching the exam level difficulty। आप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9205524028 पर। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस टाइप की वीडियो आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोशिश हम पूरी करेंगे। थैंक यू।